हेलो, वेलकम बैक। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने से मेरा मतलब है कि डेफिनेशंस वगैरह याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, यूनिट्स याद होने चाहिए, कंसेप्ट एटलीस्ट समझे हुए होने चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला मिला और रख दिया और आंसर आ गया। कंसेप्ट को भी अप्लाई करना रहता है। कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। तो लेट्स सी, पहला न्यूमेरिकल है कि फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये थर्मोमीटर से रिलेटेड है, तो थर्मोमीटर से रिलेटेड ये कंसेप्ट है कि अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। जनरली तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो हम ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 100 ये कंसेप्ट बैठता है। तो एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, 5 से 95 का मार्किंग है उसके ऊपर, पर ये रॉन्ग वाला है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब अपर लिमिट मुझे पता है 95 है, लोअर लिमिट मुझे पता है 5 है, पर मुझे एन के बारे में नहीं पता है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मुझे क्या देता है? नंबर ऑफ डिविजन्स देता है। फिर नीचे अपर लिमिट मुझे पता है कि भाई ये जो फॉल्टी टेम्परेचर मेजर हुआ है वो 59 है। लोअर लिमिट को हम सही मान के यहाँ पर भी लोअर लिमिट रख देते हैं। सो लोअर लिमिट इज 5 और टेम्परेचर मुझे सेल्सियस में चाहिए, और सेल्सियस का जो लोवेस्ट स्केल है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो इस कंसेप्ट को, यही मैंने अप्लाई किया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको क्या देता है? नंबर ऑफ डिविजन्स, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में 100 होती है रेगुलर थर्मोमीटर में। तो ये है फॉल्टी वाला केस, और ये फॉल्टी वाले केस को ऑथेंटिक या जो सही वाला केस है ना उसके साथ कंपेयर किया है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे मिलते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। और जो करेक्ट टेम्परेचर है वो कैसे मिलता है हमको? टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस अंडर फॉल्टी कंडीशंस में 59 है, लोअर लिमिट इसकी 0 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करें तो हमको आंसर मिलना चाहिए C विल बी 100 इंटू 59 माइनस 4 इज 54, 95 माइनस 9 इज 90, 0 0 कैंसल, 6 9 जा 54। सो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये करेक्ट टेम्परेचर है, मतलब 59 वाला गलत है। फिर से एक और बार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि फॉल्टी थर्मोमीटर है। अब थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर के लिए ये वाला कंसेप्ट परफेक्टली याद रखो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, राइट। तो इस हिसाब से अपर लिमिट जो फॉल्टी थर्मोमीटर की है 95 है, लोअर लिमिट जो फॉल्टी थर्मोमीटर की है वो 5 है, और ये मुझे देता है नंबर ऑफ डिवीजन। तो सामने की तरफ ऑथेंटिक वाला नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। फिर सेम न्यूमरेटर ही यूज किया है कि अपर लिमिट 59 है माइनस 5। सो 59 करस्पॉन्डिंगली सी में क्या देगा, और 5 के करस्पॉन्डिंग लोअर टेम्परेचर क्या है? 0। सो इस हिसाब से सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है व्हेन अ थर्मोमीटर इज टेकन फ्रॉम मेल्टिंग आइस टू वार्म वाटर। तो मेल्टिंग आइस यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और कोई वार्म वाटर पे ले लिया है। तो यहाँ पर हमको लोअर लिमिट दी हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वार्म वाटर है तो उसकी अपर लिमिट लेट्स से H डिग्री सेंटीग्रेड है। द मर्क्यूरी लेवल राइसेस टू द 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो यहाँ पर भी लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला नहीं लगने वाला। क्या कहा है कि थर्मोमीटर को जब बर्फ में था वो, राइट, और उसको जब गर्म पानी में ले गए तो कुछ टेम्परेचर C दिखाया, बट ये लेवल कितना राइज हुआ है? 2/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, 2/5 ऑफ द डिस्टेंस लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 100, तो इतना राइज हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर इन सी, सो यहां से 2/5 ऊपर जाएगा, 2/5 ऑफ 100 ऊपर जाएगा तो सी क्या मिलेगा, समझना है इस क्वेश्चन को भी, राइट। और जो लॉजिक यूज किया है वो भी कि भाई जो थर्मोमीटर है 0 पर था, 2/5 ऑफ टोटल ऊपर चला गया। अब इसमें तो एक एक डिवीजन सी है, राइट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के डिवीजन सी है, तो 2/5 ऑफ 100 हमको जो सही जवाब चाहिए वो हमको दे देगा। सो सही जवाब इसमें है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोमीटर वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज नहीं होता है, इनके अंदर जो भी है, राइट, लॉजिक मतलब तुम इसको समझते कैसे हो वो एप्लीकेबल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोमीटर वाला नहीं है। सो थर्मोमीटर वाला एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सो क्या कहता है वो क्वेश्चन, कि थर्मोमीटर हैज ए रॉन्ग कैलिब्रेशन, it records the melting point of ice -5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर it reads 55 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ 50। Find the temperature of the boiling point of water on the given scale। अब इस क्वेश्चन को भी समझो, ये भी थोड़ा लॉजिकल ही है। अब इसमें क्या कहा है कि एक थर्मोमीटर है, रॉन्ग कैलिब्रेटेड है, राइट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता है। सो यहाँ पर भी ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूज किया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, वही वाला यूज करेंगे। सो सेम कंसेप्ट इधर लिख देता हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। सो अपर लिमिट नहीं पता, क्या कहा है, इट रिकॉर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट एज -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मेरी लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट मुझे नहीं पता है तो u, और इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वो भी मुझे नहीं पता है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स में n ले लेता हूं। फिर आगे पढ़ते हैं, इट रीड्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड वो रीड करता है। लोअर लिमिट इसकी यही है, -5 दी हुई है ऑलरेडी, राइट। और ये फॉल्टी वाला ही केस है, तो इसमें भी नंबर ऑफ डिविजन्स तो n ही आने वाले हैं, समझो इस चीज को। ये फॉल्टी वाली एक कंडीशन है, ये फॉल्टी वाली एक और कंडीशन है। ये फॉल्टी वाली कंडीशन क्या कह रही है, इधर तक देखो, ये एक केस है फॉल्टी वाला, ये केस हो गया फॉल्टी वाला कि भाई कैलिब्रेशन रॉन्ग है और मेल्टिंग पॉइंट वो -5 दिखा रहा है, अपर पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो उसको मैंने u ले लिया है, लेट से नंबर ऑफ डिविजन n। अब ये फॉल्टी वाली ही एक और कंडीशन दी हुई है, लिखा नहीं है पर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहा है उसने, कि भाई इट रीड्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इंस्टेड ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ, कि सही टेम्परेचर 50 है, और सही टेम्परेचर 50 है तो सही थर्मोमीटर की लोअर लिमिट 0 है, और उसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स है 100। तो इस हिसाब से तुमको कंपेयर करना है। तो देखो 55 - 5 ये मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स देने वाला है, तो इसको रखो, लोअर लिमिट दी हुई है u, इसको नीचे शिफ्ट कर दो और इस साइड कंपेयर करो।
नहीं, गलत कंपैरिजन हुआ। इट रीड्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, सही है कि 55 माइनस 5 यानी 55, और नीचे आएगा u प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 100। अब यहाँ पर सही और गलत ये मैं क्या कह रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर ध्यान से सुना हो तो इसकी जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको कंपेयर करके कि भाई u प्लस 5 अपॉन 55 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 100। क्या ऐसे आंसर मिलेगा? ये ऐसे आंसर मिलेगा? ऐसे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैसा रेशियो लेना है वो तुमको ये जो करेक्ट रीडिंग दिया हुआ है ना उस हिसाब से तुमको रेशियो लेना है। अब करेक्ट रीडिंग में मुझे ये नंबर ऑफ डिविजन्स कितने मिल रहे हैं? 100। और जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसके अंदर डिविजन्स है n। तो 55 की जगह पर वो 50 बता रहा है और लोअर वाला -5 है बता रहा है और करेक्ट वाला 0 है। तो ये दोनों न्यूमरेटर मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों न्यूमरेटर को एज इट इज रखो। पिछले वाले सब में भी हमने वही किया था, है ना? कि क्या था ये, इसको भी तुम थोड़ा एक्सपांड करके लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भाई 95 माइनस 5 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स लेट से n1, the temperature of the body as measured by the faulty thermometer is 59। ये दूसरा केस हो गया 50, दूसरा केस हो गया फॉल्टी वाला n1 अगेन। और इसको हम कंपेयर करेंगे c माइनस 0 अपॉन 100 से। अब इसमें भी देखो तुमको एक तो ऐसा भी रेशियो ले सकते थे तुम के भाई 59 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5 इज इक्वल्स टू c अपॉन 100। बट ऐसे आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? समझो इस बात को। यहां पर भी ये लॉजिक ही यूज करना है कि भाई ये मुझे फॉल्टी थर्मोमीटर की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है, तो इसको मुझे कंपेयर करना है एग्जैक्टली इसके साथ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है तो इसको एज इट इज रखो, इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ। समझ में आया? फॉल्टी थर्मोमीटर की अपर लिमिट लोअर लिमिट दी हुई है, उसको कंपेयर करूंगा मैं सही थर्मोमीटर की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ, और उस हिसाब से मैं फ्रैक्शन को एडजस्ट करूंगा और फिर मेरा आंसर आएगा। यहां पर भी सेम ही है कि अब यहां पर अपर लिमिट 55 फॉल्टी वाली, सही वाली 50, लोअर लिमिट मुझे पता है -5, सही वाली 0। तो इसको न्यूमरेटर में रखकर इसको एडजस्ट करूंगा और फिर मेरा आंसर आएगा। सो अब इसको सॉल्व करें। सो u प्लस 5, ये कट हो सकता है, जो भी कटिंग कर ले। 2 50 प्लस 55 प्लस 5 इज 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू u प्लस 5, 60 2 120, 120 माइनस 5, सो अपर लिमिट हो जाएगी 115। सो मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो फॉल्टी थर्मोमीटर है वो बॉइलिंग पॉइंट मुझे 115 डिग्री सेंटीग्रेड देगा। तो खास करके ये जो थर्मोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना उसमें ये ध्यान रखें, क्योंकि ये मल्टीपल इक्वालिटीज हो रही है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा रखे ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे अपर और लोअर दिया हुआ है, अपर और लोअर दिया हुआ है तो इनको न्यूमरेटर में रखो। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या था, मुझे क्या दिया हुआ था कि भाई ये अपर और लोअर दिया हुआ था, तो अपर और लोअर से मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स मिल जाने वाले। अपर और लोअर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी अपर और लोअर ही रखा है। अपर ये 100 है और लोअर हो जाएगा 0। तो उसी हिसाब से कंपैरिजन करना है। ये रहा अपर, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स देगी, तो इसको डिनोमिनेटर में लाना है। तो ये 59 माइनस 5 जो है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा। देखो इधर ये वाला कंपैरिजन फिर से एक और बार समझ लो कि इसमें क्या है, ये 59 माइनस 5, ये दोनों वैल्यूज जो है राइट, ये दोनों वैल्यूज मुझे क्या दे रही है, C माइनस 0, कि भाई टेम्परेचर इन C और लोअर लिमिट दी हुई है तो ये दोनों वैल्यूज मुझे न्यूमरेटर में रखनी है। सो उस हिसाब से किया है कि भाई C माइनस 0 विल बी इक्वल टू 59 माइनस 5 अपॉन 100
और ये 95 माइनस 5 डिनोमिनेटर में जाएगा। क्यों डिनोमिनेटर में जाएगा? क्योंकि फॉल्टी थर्मोमीटर की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है, जिसका सब्ट्रैक्शन मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स देने वाला है, इसीलिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रैक्टिस। फिर थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टील मीटर स्केल such that the millimeter intervals are to be accurate within 0.005 0.0005 mm at a certain temperature. Determine the maximum temperature variations. क्वेश्चन में जो भी समझ में आता है ना वो लिख दो। मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशंस अलाउेबल ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ मीटर मार्क्स। अल्फा दिया हुआ है 1.322 इंटू 10⁻⁻5, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमको पता चल जा रहा है कि ये लीनियर एक्सपांशन से रिलेटेड है। स्टील मीटर स्केल लीनियरली एक्सपांड करेगी, तो लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला लिख दे, L इज इक्वल्स टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कैपिटल टी यूज करो टेम्परेचर के लिए, स्मॉल टी टाइम के लिए यूज होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। So it is required to prepare a steel meter scale such that the millimeter intervals are to be accurate within this range. So ये जो रेंज दी हुई है वो क्या दिया हुआ है? ये मुझे दिया हुआ है डेल्टा एल, कि भाई लेंथ का जो मेजरमेंट होगा उसमें जो एरर हो सकता है वो इतना mm है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 mm, राइट। फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको मीटर में भी कर लेंगे। और ढूंढना डेल्टा टी है। सो लेट अस स्टार्ट। इसी फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो L माइनस एल नॉट बाय एल नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये एक फॉर्मेट है इसी फॉर्मूला का। सो L माइनस एल नॉट ये मुझे दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻4, और क्योंकि दोनों ही लेंथ के रेशियो है तो हमें mm को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? मीटर स्केल है यानी ओरिजिनल लेंथ होगी 1 मीटर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, यानी ओरिजिनल लेंथ हो गई 1000। अल्फा मुझे दिया हुआ है, डेल्टा टी ढूंढना है। लेट्स मेक डेल्टा टी एज ए सब्जेक्ट एंड सॉल्व। 5 इंटू 10⁻⁻4 था, और ये नीचे के 3 जीरोस ऊपर जाएंगे तो -3, और अल्फा की वैल्यू 1.322 इंटू 10⁻⁻5। 5 डिवाइडेड बाय 1.322 10⁻⁻7 और +5, तो हो जाएगा -2। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, राइट। 1.3 ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, डिवाइडेड बाय 5, सो वो हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 50। थर्टीन 8 104 6, तो ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट तक 3.8 इंटू 10⁻⁻2 ये परमिसेबल टेम्परेचर डिफरेंस आया। ये गलत लिया हमने, ये सही है पर क्वेश्चन ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया। क्या कह रहे हैं कि सच दैट द मिलीमीटर इंटरवल्स, तो मतलब 1 मिलीमीटर में इतना परमिसिबल एरर है, तो लेंथ आएगी 1 मिलीमीटर कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितना परमिसेबल एरर है। तो उस हिसाब से ये -4 ही रहने वाला है। ये रहेगा -4 और ये +5, यानी ये हो जाएगा 10। सो अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना टेम्परेचर का वेरिएशन होगा
तो 1 mm का जो गैप है वो इतने से बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, और फिर से 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये घट जाएगा। इसी को अगर हम कैलकुलेटर से करके परफेक्टली ढूंढने की कोशिश करें तो कैलकुलेटर अलाउड है तो भी ठीक है, नहीं अलाउड है तो भी अप्रॉक्सीमेशन से आंसर तो काफ़ी हद तक सही आते ही है। 3.78 आता है, ये आता है 3.78 इंटू 10, सो 37.8। ये एग्जैक्ट आंसर है बिना कैलकुलेटर का, और ये अराउंड आंसर है, राइट। सो यहाँ पर ये गलती ये की कि पूरी स्केल के बारे में मैंने सोचा, पूरी स्केल के बारे में नहीं सोचना है। सोचना क्या है, मतलब ये चीज ध्यान में आनी चाहिए थी कि सिर्फ 1 मिलीमीटर में इतना एरर परमिसेबल है। सो टोटल लेंथ हमको सिर्फ 1 mm ही लेनी है, क्योंकि न्यूमरेटर भी mm में है तो डिनोमिनेटर भी mm में ही लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लॉक विद द आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो इसका लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच विल इट लूज और गेन पर डे, मतलब कितना टाइम पीरियड में चेंज आएगा, राइट। पेंडुलम क्लॉक है, 24 घंटे मेजर करती है वो, बट उसका टाइम चेंज होगा जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे 20 था अब वो टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, सो गामा दे के रखा हुआ है हमको 36 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे करेंगे इस सम को, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक का फॉर्मूला लिख दे, V इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। अब पेंडुलम है, टाइम पीरियड मेजर करता है, तो टाइम पीरियड मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी, है ना। यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम पर कोई डिपेंडेंसी हमको दिख नहीं रही है। अब वॉल्यूम पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो लेंथ पे ही डिपेंडेंसी है। तो अब पेंडुलम है ऐसा सीधा, अब वो ऐसा ब्रॉड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर लेंथ में जो चेंज आ रहा है ना उससे हमें मतलब है। तो गामा को हम कन्वर्ट कर देंगे अल्फा में। कैसे, रिलेशंस याद होने चाहिए अल्फा बीटा और गामा के बीच के। 632 याद रखो, ये वाला रिलेशन 632, है ना। तो इसमें से हमको मिल जाएगा कि अल्फा विल बी इक्वल टू 2 गामा अपॉन 6, यानी गामा बाय 3। सो इसी हिसाब से हम अल्फा ढूंढ ले तो ये मिलेगा 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ वाइज ही मुझे चाहिए, अल्फा ही है तो अल्फा के टर्म्स में फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्फा के टर्म्स में फॉर्मूला आएगा L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। या तो इस फॉर्मेट में लिखो या तो इस फॉर्मेट में लिखो, जनरली ये फॉर्मेट यूज होता है तो इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद रखो। हमको ढूंढना क्या है, टाइम में कितना चेंज आएगा। टाइम में कितना चेंज आएगा वो ढूंढने के लिए हमको देखो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, टाइम पीरियड में कितना चेंज है वो ढूंढने के लिए मुझे लेंथ में कितना चेंज है ना वो ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं लेंथ में कितना चेंज है ये ढूंढ लेता हूँ, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है नहीं दी हुई है, तो लेट से उसको हम एल नॉट ही लेके चलते हैं, और अल्फा मुझे पता है और डेल्टा टी मुझे ढूंढना है। सो ये एक इक्वेशन रखो। अब टाइम पीरियड में क्या, हाउ मच इट विल गेन और लूज, तो व्हाट विल बी न्यू टाइम नहीं पूछा है, हाउ मच इट विल गेन और लूज। तो मुझे पूछा हुआ है इसके अंदर कि भाई डेल्टा टी कितना है। समझो इस चीज को भी, नया टाइम क्या होगा 40 डिग्री के हिसाब से वो नहीं पूछा है, मुझे पूछा है कि कितना चेंज होगा। ठीक है, हाउ मच इट विल लूज और गेन, चेंज होगा तो डेल्टा टी पूछा हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैं यूज करूं
और उनका रेशियो लूँ, करना पड़ेगा सॉल्व। सॉल्व करोगे तो दिमाग में आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। अब ये डेल्टा टी को यहाँ डेल्टा टी ये टाइम पीरियड वाला है और ये टेम्परेचर वाला है, और ये टेम्परेचर वाला मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोनों डेल्टा टी में कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 20 से 40 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इन टेम्परेचर है ना। सो डेल्टा एल बाय ओरिजिनल एल, इसको यूज कर सकता हूं यहां पर मैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एल बाय एल, मुझे पता है अल्फा इंटू 20, राइट। डेल्टा टी ढूंढना है मुझको और टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। घंटों में ढूंढोगे तो डेसिमल पॉइंट में काफी सारी वैल्यूज आएंगी, तो बेटर है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। सो 24 घंटे, हर घंटा 60 मिनट का, हर मिनट की 60 सेकेंड्स, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू 20। अल्फा की वैल्यू कितनी ढूंढी है, 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20, 86,400 सेकेंड्स होती है दिन की। ना याद हो तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना। मुझे याद भी है और नहीं भी याद है, तो मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे ही है, ये हो जाएगा। और ये 10⁻⁻6 उसका स्क्वायर रूट मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, तो 10⁻³ मैं इधर लिख देता हूँ, राइट। 12 और 20 का मुझे एलसीएम ढूंढना है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 5 4 जा 4, 4 स्क्वायर रूट में से बाहर, तो 4 इंटू 86400 इंटू 10⁻³ स्क्वायर रूट ऑफ 15, 15 का स्क्वायर रूट। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा है, तो 4 4 4 जा 16, बट 4 से थोड़ा छोटा है तो मैं उसको 3.7 ले लेता हूँ, राइट। ऐसा करके भी हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है। इन सबको अब मल्टीप्लाई करना है। वन टू सेवन एट सेवन टू जीरो इंटू 10⁻³ यानी 1 2 3, 1278। कुछ गलत किया है इसमें, हाँ गलत तो है, ये रिलेशन ही गलत लिखा है हमने। टी ये है, तो टी में से डेल्टा टी कैसे मिलेगा, टी में से डेल्टा टी कैसे मिलेगा, तो ये वाला रिलेशन गलत है। टी में से डेल्टा टी कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, स्क्वायर रूट ऑफ जी तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ एल का डिफरेंशिएशन एल टू द पावर 1/2, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √L, ये हो जाएगा। ये सब सही है, अब यहाँ से सब गलत है, इरेज करना है। सो क्या लेना था मुझको, डी डेल्टा टी ढूंढना है ना, तो डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी मुझे मिला 2 पाई अपॉन रूट जी 2 √L, और टी की वैल्यू मिली मुझे, टी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल, और ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जी कैंसल, 2 पाई कैंसल, सो डेल्टा टी अपॉन टी ये हो जाएगा 1/2L। इसको ढंग से चेक कर लो कि भाई सही है ये।
डिफरेंशिएट किया है ना, तो dt है तो यहाँ पर dl भी आएगा। सो dt की वैल्यू 2 पाई और यहाँ पर आएगा dl, राइट। अब सिंप्लीफाई करो, डेल्टा टी बाय टी dl बाय l, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। तो डेल्टा टी बाय टी विल बी इक्वल टू डेल्टा l बाय l, अल्फा 20t और अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 और डिनोमिनेटर में आएगा 2, तो 2 6 120 डेल्टा टी हो जाएगा, टी होता है 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड्स इंटू 120 इंटू 10⁻⁻6। ये मल्टीप्लीकेशन मुझे पता है 86400 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लाई कर दो ये, वन 1036 8000 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। डेल्टा टी आया 1 2 3 4 5 6, सो 10.37 सेकेंड्स का एरर देगी ये क्लॉक। ठीक है, फिर से एक और बार, क्लॉक दी हुई है आयरन पेंडुलम की, करेक्ट टाइम 20 डिग्री पे मेंटेन करती है, पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ चेंज होगी। हमको दिया हुआ है यहाँ पर गामा, तो गामा के हिसाब से तो हमको नहीं जाना है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज तो मुझे टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि लेंथ में जो चेंज आएगा उस वजह से टाइम पीरियड में चेंज आएगा। सो लेंथ में जो चेंज आएगा वो ढूंढने के लिए गामा को कन्वर्ट कर दिया अल्फा, ये वाला रिलेशन याद रहना चाहिए 632। सो अल्फा विल बी दिस, टी में से dt ढूंढो, ये मैंने ढूंढा था, ये तरीका गलत है, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। डिफरेंशिएट करने के बाद dt बाई टी, और ये जो लेंथ का फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करके रखा हुआ था मैंने, ताकि ये dt और वो टाइम पीरियड का t दोनों कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। सो डेल्टा टी बाई टी का रेशियो, ये t ये डेल्टा टी रेशियो लिया, डेल्टा l बाय l जो है वो सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया, तब जाकर आंसर आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेलवे ट्रैक made up of steel having 20 meter made of steel rail track made of steel having 20 meter is clamped on a railway line at its two ends as shown in the figure। ठीक है, तो ये जो रेलवे ट्रैक है उसकी लेंथ दी हुई है हमको 20 मीटर, ये लेंथ दी हुई है कि 20 मीटर का रेलवे ट्रैक है। अब 20 मीटर का रेलवे ट्रैक है और क्लैम्प करके रखा हुआ है, जनरली रेलवे ट्रैक को हम क्लैम्प करके नहीं रखते हैं, थोड़ा एक्सपांशन के लिए जगह देनी ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ इस तरह से बैंड मार जाएगा रेलवे ट्रैक और ट्रेन जो है पटरी पर से उतर जाएगी। सो ऑन ए समर डे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डायरेक्टली हमको राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ दी हुई है 20 मीटर्स, it is deformed as shown in the figure, find the displacement of the center, ये x ढूंढना है हमको। given that the coefficient of linear expansion यानी अल्फा भी मुझे देकर रखा हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड, और क्योंकि अल्फा देकर रखा है तो एल भी देकर रखा है, तो अल्फा वाला फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख देंगे, एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा इंटू टेम्परेचर, एल माइनस एल नॉट आएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नई लेंथ है वो बड़ी है ना। ओरिजिनल लेंथ देकर रखी हुई है, एक्स ढूंढना है मुझको,
अब ये एक फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है, बट अब ये फिगर को भी यूज करना है, यूज करना ही पड़ेगा। सो कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये है एक्स, ये वाला जो हिस्सा है ये होगा एल प्लस डेल्टा एल बाय 2, है ना। लेंथ बढ़ जाने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। सो आधी लेंथ ये रही एल प्लस डेल्टा एल बाय 2 और आधी लेंथ ये रही एल प्लस डेल्टा एल बाय 2, और ये ओरिजिनल लेंथ का आधा 10 मीटर्स। सो ये वाले फॉर्मूला को डेल्टा एल के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, है ना। अब इन तीनों चीजों को मैं, अल्फा भी पता है मुझे, डेल्टा टी भी पता है मुझे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से सुलझा है। तो क्या आएगा, एल प्लस डेल्टा एल बाय 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 की जगह पर मैं इसको एल बाय 2 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एल बाय 2 कैंसल होगा। सो एल बाय 2 प्लस डेल्टा एल बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एल बाय 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल ए बी यानी 4, यानी ये होगा एल प्लस डेल्टा एल बाय 2। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एल बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसल हो गया, राइट। डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटा होगा क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू तो बहुत छोटी है। सो डेल्टा एल को, डेल्टा एल स्क्वायर वाले टर्म को भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ ये 2l डेल्टा एल बाय 4, राइट। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सो एक्स विल बी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2l डेल्टा एल, एल दिया हुआ है मुझे, हाँ दिया हुआ है 20 मीटर। डेल्टा एल पता है मुझे, हाँ पता है, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। सो हाफ इंटू ये 20 दो बार है तो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, ये 20 है और एल भी 20 है तो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा। 2 इंटू अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा टी पता है मुझको 22। अब ये -5 है तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ -6 में। सो 2 इंटू 12 इंटू 22 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि -6 का स्क्वायर रूट मुझे सीधा मिल जाएगा 10⁻3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 12 इंटू 22। फाइव 28, और 528 का स्क्वायर रूट क्या लोगे, 625 होता है 25 का स्क्वायर रूट,
कैलकुलेटर है मेरे पास तो डायरेक्टली कर लेता हूँ उससे 22.9 से ये हो जाएगा -2 और 0.229 ये आया x। इतना मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 22.9 सेंटीमीटर। देखो कितना ट्रैक ऐसी थी 22.9 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो छोटी स्केल होती है इतनी दूर चली जाएगी, यानी फॉर श्योर रेल ट्रेन विल डी रेल। फिर से एक और बार, रेलवे ट्रैक मेड अप ऑफ स्टील हैविंग 20 मीटर लेंथ दी हुई है, 20 मीटर ट्रैक की, इस क्लैम्प्ड ऑन ए रेलवे लाइन एट इट्स टू एंड्स, क्लैंपिंग किया हुआ है, मतलब एक्सपांशन के लिए जगह छोड़ी ही नहीं है। सो ऑन ए समर डे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 22 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी दिया हुआ है, इट इज डिफॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड एक्स। तो जो भी अल्फा दिया हुआ था तो रेलेवेंट फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एक्स ढूंढना था तो एक साइड वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये 10 मीटर, ये एक्स, ये एल प्लस डेल्टा एल बाय 2 है ना, क्योंकि नई लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ, एग्जैक्टली बीच में से ही डिफॉर्म किया है। मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से, जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली भी ऐसा ही हो, यहाँ से भी डिफॉर्म हो सकता है वो, बट क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्ट सेंटर से डिफॉर्म हुआ है, तो ये आधा डिफॉर्म्ड पार्ट, ये आधा डिफॉर्म्ड पार्ट, डिफॉर्म्ड मतलब नया वाला पार्ट, सो एल प्लस डेल्टा एल बाय 2। इसी फॉर्मूला को मैंने रीअरेंज किया, क्योंकि मुझे डेल्टा एल दिखा तो इसको मैंने डेल्टा एल के फॉर्मेट में लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर मुझे 10 की जगह पे एल बाय 2 हो तो बेटर रहेगा, तो मैंने इसको एल बाय 2 के फॉर्मेट में ही फिर से लिख दिया, क्योंकि ये एक्सपांड करेंगे स्क्वायर को तो कैंसिल हो जाएगा। ये एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है कि डेल्टा एल ऑलरेडी छोटा है, राइट, और उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। नहीं इग्नोर करना है तो फिर तुम्हारा डेल्टा एल तो दिया हुआ है नहीं, 20 मीटर है, तो तुमको डेल्टा एल ढूंढना पड़ेगा। ये फॉर्मूला से डेल्टा एल, क्योंकि एल पता है, अल्फा पता है, डेल्टा टी भी पता है, तो डेल्टा एल तुमको ढूंढना पड़ेगा अगर इसको इग्नोर नहीं करना है तो। जनरली इग्नोर कर ही देते हैं, तो इसको इग्नोर कर दो। बाकी बचा हुआ हिस्सा, राइट, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 0.229 मीटर्स। तो 5 न्यूमेरिकल्स की, अगले लेक्चर में हम दूसरे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तब तक इनको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। सी यू, बाय बाय।